चलो खैर, अब अपन पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। बताइए ना, अरे कहाँ तक पढ़ाया था, कुछ दिखा तो दो। हाँ वेरी गुड, ओके। अब बीच में एक नई हेडिंग डाल दो, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, ये बीच में डालनी है हेडिंग अपने को, बीच में, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बाद, क्योंकि घटना बीच में हुई है तो पढ़ने भी बीच में पड़ेगी। तो पहले दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन और किसे कहते हैं, कोई बता पाएगा? ओ सर जो भी है, अच्छा आज वो शायद है क्या? ओके बताओ ना, गोल गोल मेज का सम्मेलन क्या? गोल मेज ऐसा नहीं है ना। जब भी किसी सरकार एवं जब जनप्रतिनिधि या जनता के मध्य जब सीधी बात होती है, उस सीधी बात को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। इसमें कहीं भी गोलमेज होना जरूरी नहीं है, ये सीधी बातचीत होना जरूरी है। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता से सीधी बात करने की शुरुआत की तो इसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। इन गोलमेज सम्मेलन का सुझाव किसने दिया था? आप में से कोई एक लड़का होशियार है शायद, लॉर्ड इरविन ने दिया था। बताओ तो, तुम्हारी सबकी कॉपी में लिखा हुआ दिखा दूंगा मैं। गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश किसने की थी कि होना चाहिए? मोतीलाल नेहरू। देखो तो, नहीं लिखा? अच्छा एक बार मुझे दे, तुम दिल्ली कौन सी आती है तुम में से? कोई बात नहीं, आप स्वराज पार्टी निकालो तो सही। ये बिंदु नंबर 3 में लिखा हुआ है। तीसरे बिंदु में लिखा, मोतीलाल नेहरू ने भारतीय जनप्रतिनिधियों और ब्रिटिश सरकार के मध्य गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की मांग की। बिंदु नंबर 3। और स्वराज पार्टी की उपलब्धियां और केंद्रीय असेंबली में बिंदु नंबर 3 लिखा हुआ है। फिर कहते नहीं कौन लिखा है वो, दूसरी क्लास में लिखा दियो। कई तो मेरे को कहते सर किसी और क्लास में लिखा क्या, कहते हैं मैं वो उल्टा चोर को तुवाल को डांटे, मैं कह रहा हूं लिखा दिया। हाँ कौन? हाँ बच्चे बताओ तो, ये कैसे बच्चे, सारे अकल के कच्चे। मैं फिर और पता है यहाँ पे पहली बार सब लिखी हुई है, देखो इसमें, अरे पढ़ लो एक बार और। ये मैं जो आपको लिखाता हूँ सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिख करके इसको सुरक्षित रखोगे और अपनी बच्चों को इस संपत्ति से लाभान्वित करोगे। इसलिए बना रहे हो क्या कि हम तो आने वाली पीढ़ियों को अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं जो बांट देंगे। ये प्रॉपर्टी आपकी है बच्चों। तो प्लीज देखो ना इसमें तीसरे बिंदु में आपने क्या लिखा है, क्या लिखा बताओ? मोतीलाल नेहरू ने भारतीय जनप्रतिनिधि एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य, देखो भारत की जनता और ब्रिटिश सरकार के मध्य आगे क्या लिखा, के मध्य गोलमेज सम्मेलन की मांग की। तो इन दोनों के मध्य गोलमेज सम्मेलन की मांग की परिभाषा लिखा रखी है, बस कि पेज पलट लेते तो कितना अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, मतलब हाँ भाई वहां याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ याद आ गया आपको कि गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश भी मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये नेहरू रिपोर्ट का एक बात था। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन आयोजित कहाँ हुए, स्थान कौन सा इनका? लंदन। ओके, इन गोलमेज सम्मेलनों का तीनों का उद्घाटन किसने किया? ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज पंचम ने, वही जॉर्ज पांचवा, वही कौन सा, वही भारत आया था दिल्ली दरबार वाला, जिसकी याद में जिसके सम्मान में जनगण गया था नहीं? हाँ गाते रहना, भूल मत जाना। इनका तीनों की अध्यक्षता किसने की थी? किसने जी? तीनों की अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर ने नहीं की। तीनों की अध्यक्षता, वो तो गए थे, शामिल हुए थे तीनों में। अध्यक्ष ब्रिटेन की सरकार करेगी तो ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ऐसे बच्चों, आज तक जो पढ़ा है, अलग अलग रटा है इन्हें, उसे बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में पढ़िएगा। देखो जी, ब्रिटेन की सरकार जो है वो बात करना चाहती है, और ब्रिटिश सरकार किस जनता से बात करेगी? भारतीय जनता। तो जब जनता से बातचीत करेगी तो अध्यक्षता जनता करेगी नहीं, अध्यक्षता सरकार करेगी। और ब्रिटेन की सरकार में सबसे ऊंचा पद जो है प्रधानमंत्री का। वैसे नाम मात्र के लिए तो ऊंचा पद किसका है? क्राउन का, ताज का। लेकिन ताज किसी भी काम की अध्यक्षता करता ही नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मल अध्यक्ष है, इनफॉर्मल नहीं है। वो सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। जैसे भारत में राष्ट्रपति नाम का है, काम का नहीं। अब बताओ, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आपका मन बताने का, तो पूछ लूं, भारत में राष्ट्रपति का पद लिया गया है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की तर्ज पर, इंग्लैंड के क्राउन की तर्ज पर, दो में से बता दो। हाँ इंग्लैंड की क्राउन की तर्ज पर लिया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति की तर्ज पर नहीं है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति असली ताकत है, वहां प्रधानमंत्री नहीं होता, जो कुछ होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए वहां की बात अलग। हमारे यहाँ राष्ट्रपति अमेरिका वाला नहीं है, या इंग्लैंड की तरह फॉर्मल बनाया, दो ही कार्यपालिका हमारे यहाँ, इंग्लैंड की तरह वो थोड़ा सा है। अरे बाबले बात को समझ तो सही। अब देखो, हमने इंग्लैंड से संसदात्मक शासन लिया, लिया कि नहीं लिया? लिया सब। इसलिए संसदात्मक शासन की विशेषता क्या होती है? दोहरी कार्यपालिका। ये किस शासन की विशेषता है? संसदीय शासन की विशेषता है। और दोहरी कार्यपालिका में जरूरी है एक नाम मात्र की औपचारिक हो और दूसरी वास्तविक हो। अब हमारे इंग्लैंड में क्या था, वहां नाम मात्र की कौन है और वास्तविक कौन है? वैसे पीएम नहीं होता, मंत्री परिषद होता है, और लेकिन मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री वही होता है, इसलिए पीएम ठीक है। अब भारत की बात करें तो भारत में क्राउन तो है नहीं, काश मैं होता हूं मुझे क्राउन बना देते, लेकिन मैं था नहीं, इसलिए भारत में क्राउन बनाया नहीं। समझो अफसोस। इसलिए फिर भारत वालों ने सोचा कि नाम मात्र के लिए किसको बना देते हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन वास्तव में भारत में भी कौन सी है? मंत्री परिषद, ठीक है। तो ये तो हुआ भारत का और इंग्लैंड का ढांचा संसदीय शासन का। दूसरी ओर अमेरिका की बात है, यूएसए की, वहां शासन संसदीय है क्या? नहीं, अध्यक्षात्मक। तो वहां बिल्कुल अलग ढांचा, अध्यक्षात्मक है। इसलिए वहां इकहरी कार्यपालिका होती है, दोहरी होती नहीं है, इकहरी कार्यपालिका होती है। और वो इकहरी कार्यपालिका जो होती है वो वास्तविक ही होती है, नाम मात्र की होती नहीं है। और वहां इस पद पर बैठा हुआ कौन है? राष्ट्रपति। अब नाम राष्ट्रपति है इसका, हमारे नाम राष्ट्रपति, जबकि हमारा राष्ट्रपति होता किसकी तरह? क्राउन की तरह नाम मात्र का होता है, ठीक है। जबकि यहाँ राष्ट्रपति जो बहुत ताकतवर होता है, जनता सीधा चुनती है इसको, जनता द्वारा चुना गया। इलेक्ट्रोल बोलते हैं जिनको, यस इलेक्ट्रोल जो कैंडिडेट्स हैं, जनता चुनती है, वो जाते हैं, वाशिंगटन पहुंचते हैं, चुनते हैं इसे और वापस आ जाते हैं। वो मेंबर संसद के नहीं होते, वहां की असेंबली के नहीं होते, यानी जनता द्वारा चुना जाता है, सीधी बात। अब वहां की आपको गुरुजी, वहां मंत्री परिषद शासन नहीं करती क्या? नहीं, अमेरिका में मंत्री परिषद होती नहीं है, वहां जो कोई होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से, अपनी सलाह के लिए कुछ लोगों को मंत्री बनाता है, लेकिन वहां जो मंत्री होते हैं उन्हें ना तो सीनेट का सदस्य होने की जरूरत है, ना ही वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य होने की जरूरत है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं समझो ना। क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो या 6 महीने में बनने की योग्यता रखे। किसी मेरे को भी बना सकता है, सेटिंग होनी चाहिए जो बाइडेन के साथ मेरी, भगवान कसम यही बात है।
कोई बिल पारित होगा तो ये सीनेट में मंत्री ना तो जा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही मतदान कर सकते हैं। वहां शक्ति पृथक्करण है। वहां कानून बनाने का काम जो है वहां कांग्रेस करती है और वहां ये कार्यपालिका शामिल नहीं होती। वहां क्रियान्वयन का काम सिर्फ कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ, तो वही तो दोनों मिलाकर क्या कर देंगे। अब इसमें ये नहीं होंगे, वहां मंत्रियों को अमेरिका में ना तो जाने का अधिकार है, ना ही मतदान का अधिकार, बोल भी नहीं सकते वहां मंत्री। और हमारे यहाँ क्या खिचड़ी पकी हुई है, शक्ति संतुलन, खिचड़ी पकी हुई है। मतलब कि हमारे यहाँ जो हमारी संसद है, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें कार्यपालिका भी शामिल होती है और कार्यपालिका में ये विधायिका शामिल होती है और विधायिका में कार्यपालिका शामिल होती है। अपने खिचड़ी पकी हुई है। अपना मामला क्या है कि वहां राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, हमारे यहाँ शक्ति संतुलन है। जैसे हमारी विधायिका मान लो गड़बड़ करे, कोई खतरनाक कानून बनाए, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहता है बोले या लोकसभा ने भंग कर दे, होगी गई लोकसभा काम से। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों संसद में भारी पड़ते हैं और संसद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चुनती है और प्रधानमंत्री को हटा देती है, हटा देती है। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा को हटाने की बात करता है तो लोकसभा भी कहती है अच्छा तो हमें कहेगा चलो तेरे खिलाफ विश्वास प्रस्ताव ले लोकसभा के अंदर, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी डूबेंगे, हम जाएंगे लेकिन साथ लेके जाएंगे तुझे। तो अपना मामला अलग है। हाँ, अब ब्रिटेन का क्राउन जो है वो नामात्र का, ठीक है, और हमारा राष्ट्रपति नामात्र का। बट अब वेरिएशन है इतना सा क्या कि वहां बिल्कुल ही नामात्र का, भारत वाले को कछ कछु पावर दिए गए थोड़े से, लेकिन इसका मतलब इसकी बराबरी नहीं करेगा, थोड़े से। क्या विटो कौन सा? जेबी, बस थोड़ा सा अंतर। ओके, लेकिन बाकी बच्चे बोल रहे हैं, मैं तेरे को पढ़ाने लग गया, बता रहे हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि वहां जो गोलमेज सम्मेलन है वहां पर अध्यक्षता करने वाला है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, लेकिन उद्घाटन कौन करने वाला है? तीनों की विशेषता है दोस्तों, तीनों का ही स्थान क्या है, तीनों का ही उद्घाटन किसने किया, तीनों की अध्यक्षता किसने की। तो ये मैंने जितनी भी बात बताई कॉमन बताइए। आगे बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीनों का समय कौन कौन सा है। समय अलग अलग है। वैसे देखा जाए तो पहला जो हुआ था 1930 से लेकर 31 तक चला था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। लेकिन मैं एक एक करके पूरा का पूरा डिटेल से समझाऊंगा, इसलिए समय लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें डेट सही बताऊंगा। तो आप एक काम कर लो, ये इतना सा उतार लो, इतना सा, ऐसा कैसा उतार लो एक बार, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कौन खांसी कुछ और बता रही हूँ, इसको खांसी आ रही है क्या? नहीं आ रही। आज करा दूं ले दे ना, दे पीछे काली है, काट ठीक है। मैं जब बोल दूं तुम्हें याद आ दी, ये बोले तो पाई हैं, मैं दिया वाला इन्होंने शुरू किया था सच में भैया, मैं तैयार करूंगा, लिख दिया क्या? ओके, अब प्यारे बच्चों हेडिंग डालो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, हेडिंग डालो प्रथम गोलमेज सम्मेलन। लिखो नीचे समय 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930 डैश 19 जनवरी 1931। ठीक है, अब मैं पहले ही बात समझा दूं आपको, फिर मुझे कहोगे। आपकी दो किताबों में, जिनमें से एक 2017 तक चलने वाली राजस्थान बोर्ड में भारतीय इतिहास की जो किताब है उसमें इसकी डेट लास्ट वाली 13 जनवरी दे रखी है। ठीक है, फिर कोई देखेगा फिर मुझे कहेगा गुरुजी ऊपर दिखा दियो, तो मैं पहले बता दूं कि इसकी डेट एक दो स्थानों पर यहाँ की राजस्थान बोर्ड की किताब में भी 13 जनवरी दे रखी है, लास्ट वाली 13 जनवरी 1931, लेकिन इसकी सही डेट जो है 19 जनवरी मैंने बता भी दी और आपको लिखा भी दिया। ठीक है, मतलब मैं इसलिए एडवांस में आपको बता रहा हूं कि कई बच्चे जो है बेचारे एक आध जगह से पढ़ते हैं बड़ी मुश्किल से, और फिर वो कहते हैं गुरुजी हम पढ़ के आए थे, हम किताब में पढ़ा, आपने तो लिखा दिया, तो मैं बता रहा हूं। बाकी सब जगह विशेष करके विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकों में, चाहे वो बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे वो एमफिल हो, सारी जो किताबें हैं एनसीईआरटी के अंदर ये 19 जनवरी है, लेकिन वर्तमान वाले में नहीं, पहले वाले में, क्योंकि वर्तमान में तो डेट नहीं दे रखी। अभी जो एनसीईआरटी चल रही है उसमें गोलमेज सम्मेलन को लेकर है, लेकिन उसमें 1930 31 32 दे रखा, उसमें ये 19 है। तो बाकी सब जगह से मैंने कंफर्म करने के बाद इतनी बात बोली है, वरना मैं ये कहता कि देखो बच्चों मैं कंफर्म मोड़ दूंगा, लेकिन मैंने कर लिया। ठीक है, ओके, आगे बात करें। इसमें टोटल कितने सदस्य ने भाग लिया था? 89, जिनमें से 72 भारतीय थे। अरे पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें टोटल कैंडिडेट शामिल होने वाले 89, जिनमें से 72 भारतीय सदस्य थे। बट हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, कौन सी? तुम यही सोचते रहते हो, मतलब और कोई काम की बात नहीं है। एक बात पूछेंगे गुरुजी, आप ये बताओ कि हमें 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 एवं 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 ये दो डेट आ जाए परीक्षा में तो हम क्या करें? ये पूछे हो, वो थारी भावना नहीं समझो है। तो ऐसा आएगा तो आपको पहली बात उत्तर ये करना है, लेकिन बट ऐसा कभी आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। फिर भी यदि आ गया तो मैंने आपको ढंग से बता दिया कि आपको सिर्फ ये करना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ, ऐसे आते हैं कि जैसे घटनाक्रम की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सुमेलित करें, वो जो प्रश्न आते हैं दूंगा ना आपको, 4-5 प्रश्न पूछूंगा इन पे। इस प्रकार की चीजें नहीं आती प्यारे बच्चों, कौन सी दुनिया में रहते हो? ये कोई पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा थोड़ी डेट पूछेंगे आपसे, कांसेप्ट पूछेंगे। ओके, फिर मैंने बताया क्या बताया था कि 89 सदस्य टोटल थे जिन्होंने भाग लिया था, जिनमें से 72 सदस्य भारतीय थे, ये बता रहा था मैं। बट या मैंने बट भी बोल दिया, परंतु क्या भारत के सभी दलों ने भाग लिया? नहीं। भारत में सबसे बड़ा दल जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और इसने इसका बहिष्कार किया। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब आपको कोई पूछे कि बताओ गुरुजी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था क्या? तो लेगा क्या? जवाहरलाल नेहरू ने लिया, सरदार पटेल ने लिया, सुभाष चंद्र बोस ने लिया? अरे कोई नहीं लेगा, क्योंकि कांग्रेस का एक भी नहीं लिया। फिर मैं आपको पूछूंगी क्या सरोजिनी नायडू ने लिया? नहीं लिया, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि कांग्रेस ने संपूर्ण बहिष्कार कर दिया। अब जब कांग्रेस नहीं जाएगी तो बाकी चले गए, जिनको जाना था वो चले गए। जैसे कौन चले गए? मुस्लिम लीग वाले, इसमें जिन्ना साहब चले गए, इनके साथ में शौकत अली चला गया, इनके साथ में जो है वो जिन्ना के साथ में अभी भी तो दिमाग में था मोहम्मद शफी। इस समय मुस्लिम लीग दो भागों में बट गई थी, एक मुस्लिम लीग मोहम्मद शफी की और एक मुस्लिम लीग जिन्ना की। तो ये दोनों मुस्लिम लीग के जो दोनों धड़े थे इन्होंने इसमें भाग लिया। ये विभाजन हो गया था इनका इस्लामिक मुद्दे पर, अपने से राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है इनका, इस्लाम के मुद्दे पर। इनमें कि भविष्य में इस्लाम को कितना स्थान देना है, तो इसने धर्मनिरपेक्ष इस्लामिक राष्ट्र की बात की, इन्होंने कट्टर इस्लामिक राष्ट्र की बात की। खैर फिर बात करें तो दलितों की ओर से भी प्रतिनिधि गए थे जी, बी आर अम्बेडकर।
बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हिंदुओं से दलितों को अलग करें। वो भारत में एक और विभाजन चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उन्हें सहारा देना शुरू कर दिया, उन्हें बड़ा बनाना शुरू कर दिया, उन्हें ऊपर उठाना शुरू कर दिया। भीमराव अम्बेडकर कोई बहुत बड़ा उस समय तक नेता नहीं था, उसे सपोर्ट दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि जिससे कि भारत में पहले मुसलमानों को बांटा गया था 1919 के पार्लियामेंट में, 1919 में सिखों को, ईसाइयों को भी भारतीयों को हिंदू से अलग कर दिया गया। अभी भी प्रतिरोध देकर ब्रिटेन की सरकार हिंदू में फूट डालना चाह रही थी ऊपर और नीचे का, इसलिए भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने जानबूझ करके हिंदू से पृथक प्रतिनिधि के रूप में बुलाया था, दलितों के भीमराव अम्बेडकर। तो क्या जो नेशनल पार्टी जिसको हम यूनियनिस्ट कहते हैं, तो उन जो यूनियनिस्टों ने भाग लिया था, लिया था, उनकी ओर से कौन-कौन गए थे बताओ? एनी बेसेंट शामिल हुई थी क्या? यस या नहीं? ओके, तुम तो मिलाओ, इतनी बात बता दो कि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं की ओर से किसने भाग लिया था? सरोजनी ने दूसरे में लिया है, पहले और तीसरे में नहीं। जहां रहा, वेरी गुड, जहां रहा, सही है नाम, इन्होंने बता दिया। तो जो महिला प्रतिनिधि के तौर पर किसने भाग लिया? बेगम जहांरा हुसैन, इन्होंने भाग लिया था, बेगम जहांरा हुसैन ने महिलाओं की ओर से। तो मैं एक करके चीजें मैं लिखा देता हूं, आप लिखें, लिखें, लिखा रहा हूं मैं, लिख रहे हो ना? लिखो। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। ओके, अब नीचे क्रमांक 1 डाल करके या फिर ए डाल करके लिखिए मुस्लिम लीग में क्रमांक डैश मार के 1, 2 और 3 डाल दें। मोहम्मद अली जिन्ना, 2 मोहम्मद सफी, 3 फजल उल हक, जो आपकी पुस्तकों में फजलुल हक दे रखा होता है, फजलुल, तो फजल उल हक, तो ये तो मुस्लिम लीग। फिर दोस्तों बी बिंदु, सिखों की ओर से किसने भाग लिया? सिखों की ओर से सरदार संपूर्ण सिंह ने सिख प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। जो यूनियनिस्ट या उदारवादी जो पार्टी थी, उसकी ओर से भाग लेने वाले जो लोग थे, उसमें मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, नहीं वो हिंदू समाज की ओर से, हाँ, तो इसमें तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, चिमनलाल शीतलवाड़, रिपीट कर रहा हूं, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, चिमनलाल शीतलवाड़, वाड़ लगा देना इसके, चिमनलाल शीतलवाड़। हम सारे प्रतिनिधि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिन्हें पूछा जा सकता है, उनकी बात जरूर करेंगे। अब आपसे एक बात जरूर पूछी जाएगी कि प्रथम गोलमेज में सबसे ज्यादा किस दल की ओर से सदस्य गए थे? तो समझ गए हो आप, उदारवादी दल या यूनियनिस्टों ने सबसे ज्यादा सदस्य भेजे थे, क्योंकि कांग्रेस ने तो भेजे नहीं, बाकी वही थे। ठीक है, ओके, ठीक। अब बात है कि क्या हिंदू महासभा ने भी सदस्य भेजे थे यहाँ पे? हाँ, 2 सदस्य हिंदू महासभा ने भेजे, एक एम जयकरे और दूसरा, तो लिखो हिंदू महासभा, इसकी ओर से एम जयकरे एवं एक और सदस्य बी एस मुंजे। तो पहले दोस्तों आप ये बताओ कि क्या इस गांधी लिविंग समझौते को कराने में भी किसी की भूमिका थी? कौन थे? ये एम जयकरे गांधी लिविंग समझौते को कराने वाला भी था, और साथ में था तेज बहादुर सप्रू, यानी एक तो यहां से आया था और एक यहां से आया था। एम जयकरे हिंदू महासभा का है और तेज बहादुर सप्रू जो है उधर, हाँ, नहीं माली सपोर्ट में थे, बाद में नहीं थे, क्योंकि माली जो थे वो लगभग गांधी की और झुके हुए थे, इसलिए सरकार को इतना भरोसा नहीं था। ओके, अब लास्ट बात लिख दो, नंबर डी में, ई में लिख दो, भारतीय महिलाओं की ओर से। अच्छा अम्बेडकर, हाँ, तो पहले तो महिलाओं को पहले ले लो ना यार प्लीज। भारतीय महिलाओं की ओर से जहां आरा शाहनवाज हुसैन, एक ही नाम है बेटा, जहां आरा शाहनवाज हुसैन, नहीं 4 नहीं है, एक ही मैडम है। ओके, और फिर आगे दलितों की ओर से बी आर अम्बेडकर सर अभी नए थे, इसलिए काफी सपोर्ट मिला इन्हें, और अपने सिलेबस में भी इसलिए मुझे पूरा न्याय करना होगा, अम्बेडकर के साथ भी पूरा पढ़ाना है मुझे, पूरा समझाना है। लेकिन अब अम्बेडकर की भूमिका स्टार्ट हो चुकी है, अब तक अम्बेडकर का योगदान था नहीं, अब शुरू हो गया है, तो फिर मैं पुनः समझौता में कई जगह इनको मैं लेकर जाऊंगा, बातचीत करूंगा। तो अम्बेडकर जो कि कई विश्वविद्यालयों से पढ़कर गए थे, विशेषकर कोलंबिया विश्वविद्यालय जो था, वहां से उनकी जो डिग्रियां प्राप्त थी वो बहुत ही उच्च कोटि की डिग्रियां थी, इतने बड़े अंकों से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को टॉप किया था। तो ये बातें मैं अम्बेडकर में बताऊं, ज्यादा सही रहेगा, रुचि खत्म हो जाएगी आपकी, तो अम्बेडकर पढ़ाते समय है ना। राजस्थान के शासकों ने भी भाग लिया था, पहली बात। नंबर 1 महाराजा गंगा सिंह जो थे वो सभी शासकों के अध्यक्ष थे। नंबर 2 अलवर का एक थाला घूमता रहता था इधर उधर, उसका नाम था विनय सिंह, जिसे विनय सिंह भी कहते हैं। तो इनका अपने कोई योगदान नहीं है, राजस्थान वाले आपको पढ़ा देते लिखा देते हैं, राजस्थान में ठीक है या ठीक नहीं है। हाँ, गंगा सिंह का नाम जरूर लिखूंगा, तो लिख दो नीचे, देसी रियासतों की ओर से महाराजा गंगा सिंह ये राजाओं के अध्यक्ष के रूप में यहां पहुंचे। इस राजाओं के संघ का नाम क्या था दोस्तों? नरेंद्र मंडल। वैसे अंग्रेजी नाम अलग है, वो भी आ सकता है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेप, तो आजकल ये यूं ही आता है प्रिंसेप, ये नरेंद्र मंडल पूछा नहीं जाता, ऐसे हिंदी हो जाती है इसकी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेप, तो हम नरेंद्र को ढूंढते रहते हैं और नरेंद्र दिखता नहीं है, प्रिंसेप।
अब चारों की प्रिंसेस हो, नहीं उसका नाम गुट का नाम वही है, तुम्हारी अंग्रेजी प्रिंसेस जरूर बोलती है लेकिन उसका नाम ये था। तो लिख दिया क्या? ओके, लिख दिया क्या? वैसे आप यदि पूछना चाहते हो कि आप कितने गए थे देशी रियासतों के, तो 16 राजा गए थे, लेकिन आप अलग अलग डिटेल देने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, क्या मिला? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंबी चौड़ी मीटिंग, नवंबर में स्टार्ट, पहले दिन, दूसरे दिन, पांचवें दिन दिसंबर में स्टार्ट, फिर जनवरी में भी, लेकिन कछुआ हाथ ना लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि भारत का असली प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी। और इस समय खुद लंदन के समाचार पत्र में पहली घटना मुख्य पृष्ठ पर छपी होती थी कि आज भारत के अंदर सरोजिनी नायडू ने क्या किया, या फिर सीमांत गांधी ने क्या किया, या सूर्य सेन ने क्या किया। हर घटना को कवर पेज के ऊपर बड़ी बड़ी फोटो के साथ गांधी जी अपनी लकड़ी के साथ नजर आया करते थे। खुद रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि जब भी मेरी को सुबह याद आती है तो मैं ये बाद में सोचता हूं कि गोलमेज सम्मेलन की मीटिंग में जाना है, वहां क्या करना है, पहले मैं ये सोचता हूं कि आज के समाचार पत्र को उठाकर देखूं कि आज भारत में कौन सी बड़ी घटना घटित होगी। मतलब दुनिया भर के लोगों को पता था कि भारत का मतलब है कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब है महात्मा गांधी। और जब यहाँ ना कांग्रेस है ना गांधी है और इन नमूनों को बिठा रखा है, इन नमूनों का जिनका भारतीय जनता से कोई लेना और देना नहीं है, इसलिए यदि इन नमूनों के साथ में बातचीत करेंगे तो इन नमूनों के साथ बातचीत यदि होगी तो भारतीय जनता की बातचीत नहीं होगी, समाधान नहीं हो सकता। अंत में ये बात स्वीकार भी कर ली गई। इन्होंने भी कहा, विशेषकर यूनियनिस्टों ने, कि हमारे साथ किया गया समझौता भारत की 20% जनता के साथ किया गया समझौता मात्र है, 80% जनता के प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, इसलिए कोई भी समझौता कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ हो तो वही भारत के लिए लागू हो पाना संभव है। तब इन्होंने सोचा कि यार अगले सम्मेलन में तो कांग्रेस को बुलाना ही पड़ेगा, पक्का ही बुलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसमें ये निर्णय हुआ कि अगले सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने के लिए आमंत्रित करना है। इसलिए अब दांवपेच शुरू हुए। ये जनवरी में खत्म हो गया, जोड़ो चीजों को अपने दिमाग में। 19 जनवरी को ये सम्मेलन खत्म हो गया और फरवरी के अंदर जो है गांधी जी को इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया। मार्च में 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन का समझौता हो गया, जिसमें शर्त डाल दी थी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस लेगी। चीजें जोड़ना सीखो इनको, ऐसे आवाम नहीं कि गोलमेज वाले बैठे मार रहे हैं, इनके बैठे मार रहे हैं, नहीं। ये प्रयास था कि कांग्रेस को इसमें भाग लेना है और इसी के लिए फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि हाँ, मुझे इस बात की चिंता बाद में होती है कि आज गोलमेज सम्मेलन की मीटिंग में क्या करना है, पहले चिंता होती है भारत में रात को क्या क्या हो गया है, सुबह उठ के मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता हूं। तो इस प्रकार से कांग्रेस को शामिल करने का इसमें निर्णय हुआ और अगली रणनीति कांग्रेस को शामिल करने की स्टार्ट उन्होंने कर दी। तो चीजें आपको समझ में आ गई? ओके, तो नीचे नोट डालो इसमें। तो गोलमेज सम्मेलन अपने दोस्तों को वैसे कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आज तक रट्टे मार रहे थे। अब चीजों को जोड़वा, सही जगह। तो नोट डालें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने तो गोलमेज सम्मेलन अपने दोस्तों को वैसे कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आज तक रट्टे मार रहे थे। अब चीजों को जोड़वा, सही जगह। तो नोट डालें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, सहमति बनी, परंतु अधिकांश भारतीय जनता की प्रतिनिधि कांग्रेस के बिना गोलमेज सम्मेलन की बैठकों की दुनिया भर में आलोचना हुई। जी बिल्कुल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, सहमति बनी, परंतु अधिकांश भारतीय जनता की प्रतिनिधि कांग्रेस के बिना गोलमेज सम्मेलन की बैठकों की दुनिया भर में आलोचना हुई। लंदन में विपक्षी दलों ने रैमजे मैकडोनाल्ड की आलोचना करते हुए गोलमेज को छद्म सम्मेलन कहा। ये अंग्रेजी नाम जो है इसका वो देख लेना, शैडो कॉन्फ्रेंस। अंग्रेजी नाम जरूर लिख देना, शैडो कॉन्फ्रेंस। बात समझो ना कि ये वास्तविक नहीं है, ये फर्जी है। ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये कांग्रेस के बिना वास्तविक प्रतिनिधि संस्था नहीं, ये फर्जी संस्था है, मतलब कि छाया संस्था है, आभासी है, छद्म है, कई नाम इसके हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अंग्रेज थे, वो लंदन था, वहां अंग्रेजी थी, तो उनके जो मूल शब्द है वो थे शैडो कॉन्फ्रेंस। अब उनकी भारतीय किताबों में कहीं ये भी मिल जाता है, कहीं आभासी भी मिल जाता है। आभासी सम्मेलन किसने बताया तो आप लोग इसको ध्यान रखें। ओके ठीक है, आगे मैंने क्लियर कर दिया आपको, दोबारा से एक बार बोल रहा हूं क्योंकि लिखानी बात नहीं है। जब इतनी आलोचना हुई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लगा कि मैं जो चाल खेल रहा था वो चल नहीं पा रही। उल्टा चर्चा का विषय और हो गया कि मैं वास्तव में भारतीय समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहता, समस्याओं का समाधान करना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं जी मैं तो भारत से बातचीत कर रहा हूं, लेकिन दुनिया भर निकाली तो बातचीत कर नहीं रहा। वास्तव में बातचीत करनी होती तो वास्तविक प्रतिनिधियों को बुलाता। और भारत से बातचीत का मतलब कांग्रेस का मतलब है गांधी, उसको ना बातचीत करना, करने वाले तो बातचीत करता नहीं, फर्जियों के साथ में बातचीत करने के लिए बैठा रखा। फर्जी करने का मतलब वो शैडो, छद्म, आभासी, समझ लो। ओके, अब उसने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में गांधी जी जाने तैयार हुए थे। मैं कल बता चुका आपको घटनाक्रम 5 मार्च से स्टार्ट हुआ और समझौता कौन सा? गांधी इरविन समझौता। अब यहाँ इस समझौते को मंजूरी देने के लिए मार्च में फिर से एक अधिवेशन, इसमें कांग्रेस ने कहा कि हाँ जी हम भाग लेंगे। किसमें लेंगे? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में लिखा है नहीं, लिखा है मैं भाग लेंगे की बात कांग्रेस ने कही और कराची अधिवेशन में तय किया गया कि सेकंड गोलमेज में जो कांग्रेस भाग लेगी उस कांग्रेस की ओर से एकमात्र कौन? गांधी जी भाग लेंगे। इसका मतलब अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के जाने और साथ में किसको जाने की बात तय होगी तो कौन जाएगा? हाँ गांधी। बड़े दोस्त सारे हैं, अरे गांधी तो चीज ऐसी है, दोस्त का नाम दूसरा महात्मा गांधी नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने सच में हमारे राष्ट्रपिता के साथ न्याय नहीं किया है, ये सच है। सबसे ज्यादा आलोचना गांधी जी की होती है, वो करते कौन है? जिनको वास्तव में सबसे कम जानकारी होती है, वो बहुत बोलता है। और जिसको जानकारी होती है ना वो पता होता है उसको कि गांधी जी को एक जीवन में समझना मुश्किल है। मैं बोलूं क्या? हाँ चढ़ा रहे हैं मुझे, मैं गांधी जी के लिए बोल रहा हूँ, पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ, अगले 10 दिन में बोलूंगा गांधी के लिए बोलूंगा। लिखो सेकंड गोलमेज सम्मेलन
सेकंड गोलमेज सम्मेलन। इनको दोस्तों आप इस प्रकार से पढ़ें कि कड़ी से कड़ी जुड़े चीजों को जोड़ करके आप इसको लिंक करके पढ़ें। अच्छा, इसकी डेट दो, मजे की बात। एक तो 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 डेट है इसकी। कछु कछु किताबों जैसे आर्य कॉम्पिटिशन की जो गाइड है हिस्ट्री की, उसमें 1 से 1 दिसंबर दिया हुआ है। अब उन्होंने क्यों दे दिया? फिर लक्ष्य वाले ने भी यहां से उठा के इस पैसा कर दिया। मुझे ऐसा लगता है किसी बाबरा को टाइप करा था 7 और उसे हो गया 1, बस फिर उसको लगा यार मुझे। फिर विद्यार्थी मेरी बात पर भरोसा नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा 1 सितंबर से 1 दिसंबर और 1931 मुझे याद हो गया। तो अब मैं याद कराऊंगा तो याद होता नहीं, फिर कहते मुझे वो सही नहीं, आप सही नहीं पढ़ाते हो। तो जैसा भी है वैसा ही है। 7 सितंबर से स्टार्ट होती है, 1 दिसंबर को समाप्त होते हैं। तो इस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया क्या? कांग्रेस ने भाग लिया। और कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाले कौन थे? एकमात्र प्रतिनिधि। तो ध्यान से सुनना इस शब्द पर, आपको इस पे चर्चा करते हुए काफी दिक्कत होगी, ये पचाते हुए बहुत दिक्कत होगी कि एकमात्र प्रतिनिधि गांधी क्यों था। और दूसरा भी था क्योंकि सरोजिनी नायडू भी गई थी और वो भी कांग्रेस की थी, फिर भी एकमात्र प्रतिनिधि कांग्रेस का कौन था? गांधी जी। तो ये आपको कई देर तक मैं एकदम हाजमे की गोलियां दे बताऊंगा आपके, ठीक है। तो एकमात्र प्रतिनिधि जो गए कौन गए? गांधी जी गए। गांधी जी गए और गांधी जी जब गए तो इन्हें बंबई बंदरगाह से रवाना किया गया। अब ध्यान से सुनना, भी नहीं लिखाने वाला मैं, करीब 5 मिनट से 10 मिनट बाद दिखाऊंगा, तब तक मैं आप सबको गोलमेज सम्मेलन में ले चलता हूं यार। अरे अपने रास्ते पे जा रहे हैं, हम क्यों नहीं चलेंगे? हां बिल्कुल चल रहे हैं, आप एकदम तैयार हो, ना करके तैयार है। कई तो 4 दिन से नहीं आती मैडम, और मुझे कैसे पता लगा? अब ये कुछ आपको कैसे पता? क्योंकि कहीं कहीं मैं गुजरते जो बदबू थी ना, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खैर, तो दोस्तों बंदरगाह कौन सा, बच्चों में मजाक करके पढ़ाता हूं, आप लोग कोई बुरा मत मान लेना। बंबई बंदरगाह, और वहां से हां मैडम पता है, आप मेरे लिए करीब शराब में बदवाती आती है मेरे में, तो ये बात सही है, ये तो चलेगा क्योंकि हम पसीना बहाने वाले लोग हैं और हमारे पसीने के अंदर जो है वो खुशबू या बदबू जरूर होगी। ठीक, बंबई बंदरगाह से गांधी जी का जहाज निकला। निकला जहाज कौन सा था दोस्तों? राजपुताना। राजपुताना। ये भी बता दूं कि राजपुताना जहाज जो था वो किसका था? ये प्राइवेट जहाज है बेटा, और ये सिंधिया की कंपनी चलाया करती थी। ग्वालियर के जो जागीरदार थे, जो शासक थे, कौन? सिंधिया। सिंधिया। तो सिंधिया कंपनी की ओर से चलाया गया ये प्राइवेट जहाज था। सुन लो, अरे तो चुप हो जाओ। कौन? ये या तू? अच्छा चलो, कौन कौन करता नाम बता। ये बहुत अच्छा लड़का है बाबड़ी, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। ये तो बात है। अरे पढ़ लो, बिल्कुल बिल्कुल। बेचारे पीछे वाले थोड़ा बोलते हैं, मैं इनको टोक देता हूं, तुम पढ़ाने नहीं देते आगे वाले। हां आपकी बारी, देखो पीछे बोलेगा तो मैं कान पढ़ाऊंगा यहां खड़ा करके, ठीक है। हां मजाक कर रहा हूं, कोई सीरियस मत लेना। राजपुताना जहाज में गांधी जी के साथ कौन कौन गए बताओ? तो सबसे पहले तो गांधी जी को छोड़ने आया था सुभाष चंद्र बोस, और जब जहाज में बैठे थे गांधी जी, तभी कहा था सुभाष ने कि गांधी जी मैं भी चलूं के? उसने कहा कि नहीं, तू तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां मेरे सीधी कोई चूक हो गया तो सबसे पहले मेरी लंगोटी को तू ही कैच करके आलोचना करेगा, इसलिए तू तो नहीं। फिर इस जहाज में एक गांधी जी बैठ करके गए, गांधी जी के साथ साथ भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य या भारतीय उद्योगपतियों का जो संघ था उसके अध्यक्ष थे जो गांधी के साथ गए थे, नाम था घनश्याम दास बिरला। आपकी किताबों में जेडी बिरला लिखा है, जेडी बिरला, सभी गाइडों में नाम भी जेडी बिरला है, मैं पूरा नाम बता रहा हूं। तो गांधी जी के साथ गांधी जी के मित्र थे घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला ये भी गांधी जी के साथ गए। गांधी जी के साथ इसी जहाज में मदन मोहन मालवीय गए, ये भी गांधी जी के साथ ही गए। हाँ पहले तो सारे गए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं साथ गए मैडम, साथ गए ना, ये नहीं कह रहा कि वो गए, मैं कह रहा हूं साथ गए, राजपुताना में साथ गए। जैसे आप मेरे साथ जा रहे हैं, कहां? लंदन में। अभी तो कहा था चलेंगे, तो फिर छोड़ा कैसे? अच्छा, गांधी जी जहां भी जाते थे उनके साथ उनका निजी सचिव महादेव, तो ये भी साथ महादेव देसाई। और इनमें एक और गांधी परिवार का जिसका नाम था देवदास गांधी। कौन था देवदास गांधी? वो देवदास नहीं, ये देवदास गांधी है, गांधी जी के पुत्र हैं। यस। तो इस प्रकार से जब ये निकले तो मैं यहीं पे निकाल देता हूं, चलो ठीक। निकले और फिर ऐसे चलते हुए जहाज में हम लोग सारे गांधी जी को देख रहे थे, गांधी जी बिल्कुल अपने लड़के के साथ जा रहे थे, देखा था। और फिर गांधी जी का जहाज जो पहुंचा लंदन बंदरगाह पर, वहां से गांधी जी की अगवानी करने की सरकार के प्रतिनिधि तैयार थे। इसके बाद में गांधी जी को गाड़ी में बैठा करके और साथ में साथी लोगों को बैठा करके और फिर जो है वो ले गए। और गांधी जी कहां रुके? किंग्सले हॉल। तो याद रखें, किंग्सले हॉल में गांधी जी इस गोलमेज प्रवास के समय रुके थे। अपनी किंग्सले हॉल के बाहर रुके होटल में, ठीक है ना। तो वो किंग्सले हॉल में रुके, फिर 7 तारीख का दिन था और यहाँ पर ये जहां अधिवेशन हो रहा था, ये बिल्डिंग थी अधिवेशन की, और इस बिल्डिंग में भी अधिवेशन जो हो रहा था वो दूसरी मंजिल पे हो रहा था। बात को समझे, जैसे ये एक मंजिल है और अधिवेशन ऊपर वाले यहाँ हो रहा था, समझ गए? तो इस प्रकार से ये नीचे वाली ऊपर, यहाँ गोलमेज समझ। इस बिल्डिंग का नाम क्या था? सेंट 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 पॉल, सेंट पॉल, सेंट पैलेस। इस सेंट को तो भूल जाओ, आगे कुछ बोलो मुझे सेंट किसका कुछ। हाँ अब आया बिल्कुल, सेंट जेम्स पैलेस। अब बेचारे बच्चे बोलते थे इनको जेम्स को जॉम्स को थॉम्स, कई तरह की करते कोशिश, एक्चुअली नहीं आता। सेंट जेम्स पैलेस ये वास्तव में क्या था? प्रधानमंत्री निवास या प्रधानमंत्री कार्यालय। क्या था ये? प्रधानमंत्री का कार्यालय था, जहां पर मीटिंग हुई थी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कार्यालय को आज भी सेंट जेम्स पैलेस ही कहते हैं, ठीक है। जैसे रूस में राष्ट्रपति के निवास और कार्यालय को क्रेमलिन कहते हैं, क्रेमलिन, ठीक है, ओके। और जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के निवास और कार्यालय को व्हाइट हाउस कहते हैं। बड़े बड़े नाम है, 2 5 याद कर लिया, ये ठीक रहते हैं। कभी कभार कोई क्वेश्चन जोड़ के पूछ लेते हैं। और आज क्रेमलिन चर्चा में है, बहुत चर्चा में है, क्योंकि क्रेमलिन की सुरक्षा ने वहां के विद्रोह को असफल कर दिया था अभी हाल में 7 दिन पहले। हाँ ठीक है, तो वहां जाना था, किसको जाना था? गांधी को। गांधी जी इस सड़क पर जाना चाहते थे कि मैं मीटिंग में भाग लूं, लेकिन जैसे ही गांधी जी लंदन आए तो दुनिया भर के लोग गांधी को देखने के लिए आए थे। कई तो राष्ट्रों के अध्यक्ष इसी समय लंदन की यात्रा पर आए कि यार भारत में जो दुनिया का सुपर पावर इंग्लैंड है उसका एक उपनिवेश भारत है, इसमें भारत को कोई खतरनाक नेता है जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, और उसने बैंड बजा रखा है इंग्लैंड का। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इतना हताश हो गया उसके सामने कि उसको लंदन बुलाकर के सामने बैठा करके बात करनी पड़ेगी। तो बुलाया उसे और वो लंदन आया, तो गांधी से मिलनी, गांधी से बातचीत करनी, और भारत की भावी आजादी के संबंध में, भारत चूंकि एक बहुत ही विशाल आबादी और संसाधनों का देश था, तो कई देशों की मित्र राष्ट्र बनाए अपनी भारत को, तो पहले से प्रयास शुरू कर देते। कई लोग आए थे देखना, तो ब्रिटेन की जनता भी चाहती थी। कोई नफरत से देखना चाहता था और कोई प्रेम से देखना चाहता था। देखना तो चाहते थे, देखने का अंदाज जुदा था, लेकिन देखना चाहते थे ब्रिटेन के लोग भी कि आखिर वो गांधी है कैसा। लोगों को ख्वाब था कि कोई 6-7 फीट का लंबे चौड़े ढिंडोल का
शानदार पर्सनालिटी, कोट पैंट, टाई, गोगल शोगल लगा करके वो जब चलता होगा तो धरती में कंपन होता होगा। एक कल्पना थी, एक पूर्वाग्रह था। लेकिन लोगों ने जब काफी भीड़ सड़क के दोनों लग गई, जब पता लगा कि गांधी जी इधर से जाएंगे, ब्रिटिश सरकार पर जनता की ओर से दबाव था कि हम गांधी को देखना चाहते हैं। व्यवस्था की गई एक खुली कार में गांधी को ले जाने की। कार खूब चल पड़ी थी तब, तो खुली कार में ले जाने की व्यवस्था की गई। गांधी जी पीछे बैठे थे, कार आगे ड्राइवर चला रहा था, और तब लोगों ने देखा तो क्या देखा कि यही गांधी है क्या? हारमास का कंकाल तंत्र और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के साथ अपने आप को बड़ी मुश्किल से कुछ सीट पर जमाए रखने की कोशिश करता हुआ एक प्राणी जो लगता नहीं था कि भारत के अंदर खुंखार आंदोलन का नेता यही है। लोग देखने और विदेशी आए थे। इस सेंट जेम्स पैलेस के बाहर उनकी भी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि अंदर तो सिर्फ ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रतिनिधि ही बैठक में भाग ले सकते थे। तो ब्रिटेन के विपक्ष के नेता, ब्रिटेन के विपक्षी दल, ब्रिटेन के सांसद, ये सब गांधी को देखना और मिलना चाहते थे, तो व्यवस्था की गई थी। यहाँ तक सड़क जाती थी, इसके बाद में जो है रास्ता यूं, और यहाँ गांधी जी को जाना था। कार यहाँ पर आकर रुकी, अब गांधी को आगे जाना था। इधर दर्शक दीर्घा थी, और उस दर्शक दीर्घा में यहाँ पत्रकार की दीर्घा लगाई गई थी। पत्रकार थे बहुत सारे, सब पत्रकारों का मन था कि फटाक से फोटो खींच लें बस, और फटाक से इंटरव्यू लें बस। गांधी का हर देश के पत्रकारों का हुजूम लगा हुआ था, पूरे कचाकच भरा हुआ था। इधर सामने मस्त सोफों पर, बढ़िया सी टीन सेट के नीचे मस्त सोफों पर सांसद जो थे विपक्षी दलों के, और वो सांसद जो थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश जो संसद के जो सदस्य थे, वो यहाँ बैठे थे। गांधी आएगा, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। गांधी आया, मैंने बताया, खुली कार में आया, और यहाँ पर गांधी की कार रुकी। देख रहे हो ना, अरे लंदन बैठे हो ना, हाँ हाँ, यहाँ से कोई प्लेयर नहीं अपना। तो गांधी की कार रुकी, गांधी निकले, जाने लगे। पत्रकार ने दबादम फोटो खींचनी शुरू कर दी। गांधी फोटो खिंचवा ली। पत्रकार ने प्लीज गांधी जी, उसने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं एक बार सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ, जाऊंगा, भाग लूंगा, क्या होगा, क्या संभावना है, क्या अंदाज लगा सकते हैं, तो ये अंदाज मत लगाइए आप, अच्छी उम्मीद कीजिएगा, मैं सच को भाग लूंगा और मैं आते समय आपसे बात करूंगा, अभी कोई इंटरव्यू नहीं, नो कमेंट्स। कहकर गांधी आगे बढ़े। आगे देखा जब, तो अंदर बैठा हुआ प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, उसको पता था कि गांधी आ गया है। उसको ये भी पता था कि गांधी ने एक शर्त रखी थी समझौते में कि मैं बात तभी करूंगा जब स्वतंत्रता की डेट पर बात होगी, सिर्फ डेट। तो उसे आश्वासन दिया गया था कि हाँ गांधी जी, आपको सिर्फ स्वतंत्रता की डेट देंगे। तो गांधी जी डेट लेने आया था, तो ये एक तूफान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सिर पर था कि गांधी आया है और अब स्वतंत्रता की डेट मांगेगा। इसलिए उसने अन्य जो प्रतिनिधि पहले से बैठे थे, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना और उसके साथी, जिनमें महाराजा गंगा सिंह एंड साथी, जिनमें दलित प्रतिनिधि बी.आर. अम्बेडकर, विशेष करके तीन का जिक्र मैं कर देता हूं। तो जैसे ही गांधी जी की आने की सूचना मिली कि गांधी जी रवाना हो गए हैं, तभी इसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इनके सामने अचानक उदास सा चेहरा बनाया और एक रहस्य उद्घाटन किया कि मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि गांधी जी आ गए हैं और वो आते मुझसे भारत की स्वतंत्रता की डेट मांगेंगे। इतना कहकर चुप हो गया। ये आपके डेट चलता नहीं, वरना तो मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखाता। चल रहा है काहे झूठ बोलो, सच बोलो तो फिर मैं अभी चेक करता हूं, करेक्ट। ये बैठे रहे गांधी जी, गांधी के ठीक पीछे मदन मोहन मालवीय है, और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। अपन तो बाहर है ना सामने, मैं तो आपको लेकर के गया, हम तो देख रहे हैं। यस, तो गांधी जी के पहुंचने के पहले, गांधी जी के पहुंचने के पहले, बात सुनो, गांधी जी के पहुंचने के पहले इस रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि मुझे गांधी जी डेट मांगने आए हैं, और कहकर चुप हो गए। तो सांसें फूल गई गंगा सिंह की, सांस फूल गई जिन्ना की, सांस फूल गई अम्बेडकर की। तो क्या आप भारत को स्वतंत्र करने की डेट दे रहे हो? उसने कहा कि मजबूरी है, मुझे डेट देनी पड़ेगी। तो क्या भारत को अभी स्वतंत्र करो? एकदम से झटका लगा सबको, हाँ मैं अभी स्वतंत्र करना पड़ेगा। तभी खड़ा हो गया मोहम्मद अली जिन्ना कि हमारे मुस्लिमों का बिना कोई न्यायपूर्ण बंटवारा किए बगैर अब भारत को स्वतंत्र कैसे कर सकते हो? इसका अर्थ ये होगा कि 80% हिंदू आबादी के सामने, उन भेड़ियों के सामने 20% मुसलमानों को फेंक दिया जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र के बहाने वो भीड़ 80% मुस्लिमों पर हमेशा तानाशाही करेगी। अरे मुस्लिम अधिकारों के बिना आपने स्वतंत्र कैसे कर दिया? मैं विरोध करता हूं इस स्वतंत्रता का। उसने कहा बात तो तेरी सही है, लेकिन तू तेरे जोश को ठंडा मत होने देना, गांधी आ रहा है, तेरा आक्रोश बढ़ा के रखना, ये बात वहां कहना। ठीक है, गंगा सिंह खड़ा होगा, अरे हमारे गांधी को तू स्वतंत्रता देगा प्रधानमंत्री, राज हम राजाओं से लिया था, और भारत का राज सौंपा जाएगा तो राजाओं के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा। गांधी ने और गांधी के पुरखों ने कौन सी रियासत दी थी तुम्हें जो राज सौंपने चलो? मैं ऐसी स्वतंत्रता का विरोध करता हूं। उसने कहा वेरी गुड गंगा सिंह, हिम्मत करने में बहुत है, तू भी तेरे जोश को बना के रख और गांधी के आते एकदम विस्फोट कर देना। ठीक है। तीसरा बी.आर. अम्बेडकर कि हमें स्वर्ण हिंदुओं के सामने आज तक 5000 साल हो गए, हमें एक और हिंदू कहा जाता है और दूसरे हिंदू के मंदिर तक नहीं चढ़ने दिया जाता, पानी तक नहीं भरने दिया जाता। क्या उसी व्यवस्था में दलितों को फिर से फेंक दिया जाएगा? बिना दलितों के न्याय के किसी भी स्वतंत्रता का मैं विरोध करता हूं। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा वेरी गुड, अब काम हो गया मेरा, अब आने दे गांधी को, अब मांग दे स्वतंत्रता। तो गांधी के आने से पहले गांधी की जवाब और तोड़ के लिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने पर्याप्त तैयारी कर ली थी। तो गांधी जी आए तो दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, अब मैं इनको हटा देता हूं। चल गांधी आजा। जब गांधी जी यहाँ से निकले, पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए लोग जैसे गांधी जी का पता लगा कि उतर गए और आ रहे हैं, तो यहाँ सीढ़ियां थी, सीढ़ियां, इन सीढ़ियों पर गांधी जी अपनी उस लकड़ी को टिका टिका करके चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए। उस समय अनेक लोग देख रहे थे, पत्रकार देख रहे थे। एक पत्रकारों में से एक पत्रकार का नाम था फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस, इस फ्रैंक मॉरिस के मुंह से निकला, क्या निकला, क्या निकला? अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर क्यों कहा उसने? बात को समझो। गांधी के स्वागत के लिए खड़ा हुआ रैमजे मैकडोनाल्ड गांधी की हर सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी धड़कन को महसूस कर रहा था कि गांधी आ गया, तूफान मचा के आया है, और यहाँ पर भी पता नहीं कैसे इन सबको कंट्रोल करके क्या तूफान मचाएगा। मेरे राज में मैं भारत को स्वतंत्र कर दूं, जी अपराध मैं कर नहीं सकता, बिना स्वतंत्रता के गांधी मानेगा नहीं, तो क्या होगा? तो उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयों को यहाँ से बैठे हुए पत्रकार देख रहे थे। और जब गांधी जी को देखा इस फ्रैंक मॉरिस ने कि साधारण से कपड़ों में, आधे कपड़ों में, एक संत जैसा व्यक्ति ताकत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हर सीढ़ी को अपनी लकड़ी से ठोकता हुआ चढ़ता जा रहा है, इतनी आत्मविश्वास लबरेज देख करके उसने कहा कि संत है। और अर्धनग्न फकीर, फकीर का मतलब क्या? संत, सन्यासी शब्द आता है कि कोई तामझाम नहीं है इसको किसी भी प्रकार की किसी भी गलत से दूर। ये गांधी जो भारतीयों के लिए लड़ रहा है, तो अर्धनग्न फकीर कहा। ब्रिटिश सांसदों में विपक्ष का नेता भी बैठा था, विपक्ष का नेता नाम था चर्चिल। चर्चिल जो गांधी से बहुत चिढ़ता था, उसने देखा गांधी को नफरत से, मैंने कहा ना कोई प्यार से देखता है, कोई नफरत से देखता है, देखते तो सब है। चर्चिल ने उसे नफरत से देखा और देख करके कहा, क्या कहा कि इंग्लैंड के साम्राज्य का सबसे बड़ा देशद्रोही ये गांधी है। तो उसे क्या कहा था? देशद्रोही फकीर, फकीर। तो दोनों ने फकीर कहा। अब मैं फिर बता दूं, लक्ष्य वाले ने गाइड लिखी तुम्हारे लिए, मस्त गाइड है, लेकिन उस गाइड में त्रुटियां बहुत हैं। जैसे वहां चर्चिल नाम तो ले लिया यहाँ से, और अर्धनग्न फकीर नाम ले लिया यहाँ से, और इसको गाइड कर दिया यहाँ से, और इसको गाइड कर दिया यहाँ से। और चर्चिल ने गांधी को क्या कहा? फिर कई बच्चे मुझे कहते हैं सर आपने गलत लिखा दिया, देखो ना लक्ष्य लिखा हुआ। तो मैं पहले बता रहा हूँ, आज मैं ज्यादा बताने लग गए चीजें, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है कि जब मुझे कई बार किताब लिखानी पड़ती है ला करके, इसलिए ध्यान रखना।
चर्चिल ने गांधी को क्या कहा और फ्रैंक मोरिस ने क्या कहा, आर्डनर फकीर। इसके बाद गांधी जी ऊपर चढ़ते चले गए और फिर वो जगह आ गई जहां पर गांधी जी बैठ गए। कहां बैठे थे? एकदम फ्रंट सीट दिया उसने अपने बगल की कि गांधी आना प्लीज बैठ जाना, मेरे पास आ जा तो, क्योंकि तू सामने यदि आ गया तो फिर तो छोड़ेगा नहीं मुझे। और गांधी जी को तो देखो क्या मुस्कुरा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत गजब था। यही तो कातिल मुस्कान फ्रैंक मोरिस को कहने पर मजबूर कर गई कि वाह आर्डनर फकीर। ठीक, बातें सुनिए, फोटो खिंचवाना ये भी कम नहीं था। ये सांसद तो ब्रिटिश सांसदों और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन तब तक शतरंज की बिसात पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने प्यादे सेट कर दिए थे। और जैसे गांधी जी ने कहा कि वो डेट कहां है, वो डेट बता, तो उसने कहा कि ठीक है तुम भारतीय प्रतिनिधि मिलकर के फैसला कर लो कि आज या कल या अगले साल या 2 साल बाद तुम भारतीय मिलकर सहमति से जो डेट चाहते हो मैं वो डेट पर सहमति देने के लिए तैयार हूं। इतना बढ़िया तरीके से उसने भारतीयों को बढ़ा दिया और खुद बच गया। जब एमजे मैकडोनाल्ड उठ करके खड़ा हुआ और भारतीय प्रतिनिधियों को छोड़ दिया गया, कुल 111 कैंडिडेट ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दिखाऊंगा आपको। तो इसमें वो खड़ा हो गया, उठ करके चला गया। अब भारतीय प्रतिनिधि ने गांधी को घेर लिया, अकेला गांधी। तब तो शेर सिंह बोला मैं हूं ना, बाकी का क्या करोगे? कांग्रेस में से कितने प्रतिनिधि, लेकिन मुस्लिम लीग के 3 प्रतिनिधियों ने, बहुत सारे राजाओं ने और साथ में भीमराव अम्बेडकर और हिंदू महासभा के लोगों ने गांधी को घेर लिया। एक से बढ़कर एक बात करने लगे। महाराज गंगा सिंह ने चीख-चीख गांधी तू किस औकात से भारत की स्वतंत्रता मांगने आया है? तूने किस हक से ये बात कही है? ये बता। तुझे पता होना चाहिए कि राजा महाराजाओं ने सौंपा अंग्रेजों को हमारा वैधानिक अधिकार है, हमारे बाकायदा पेपर है, संधियां हैं और उन एग्रीमेंट और संधियों का कोई नहीं कर सकता। हमारा समाधान पहले होगा। मुस्लिम लीग ने समय गांधी पर वार करनी शुरू कर दी। तब गांधी को याद है कि यार मैं सुभाष को लिया था तो ठीक रहता, बापड़ा बहुत कह रहा था। खैर जो भी हो, इस गोलमेज सम्मेलन में लंबी बातचीत के बावजूद ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार डेट देना चाहती नहीं थी। इसलिए भारतीयों के बीच में इन्होंने समस्या उत्पन्न की और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच असहमति के कारण जो है ये गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। इसी समय भारत सचिव कौन था? ब्रिकेन हेड। बेटा कागज दे दोगे? ब्रिकेन हेड तो दूसरी तो क्या, अच्छा दे दिया और निकालने में टेंशन है, खांसी मिलेगी। तो भारत सचिव ब्रिकेन हेड ने, ध्यान रखो, सुन लो इस बात को, गांधी को ब्रिटिश क्राउन कौन, जॉर्ज पंचम से मिलाया। तो यहाँ जॉर्ज पंचम ने गांधी को अपने सोफे पर बैठाकर चाय पिलाते हुए पूछा कि गांधी तूने आज से 10 साल पहले मेरे बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत यात्रा में विरोध क्यों किया था? याद है आपको? ऐसे आंदोलन के दौरान नवंबर 1921 बंबई में गांधी जी ने उस प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का विरोध किया था। तो उसने पूछा कि बता गांधी तूने मेरे बेटे का विरोध क्यों किया? मेरा साम्राज्य, मैं क्राउन हूं, भारत भी जब तक आजाद नहीं होता मेरा साम्राज्य, मेरा बेटा मेरे साम्राज्य में गया और तू विरोध कर रहा है। गांधी ने बिल्कुल हाथ जोड़कर कहा नहीं जॉर्ज पंचम, मैंने आपके बेटे का विरोध बिल्कुल नहीं किया। तो मैंने तो भारत का शोषण करने वाली, गुलाम रखने वाली जो ब्रिटिश सरकार है, उस सरकार का जो क्राउन है, उस क्राउन का जो प्रतिनिधि था उसका विरोध किया था। मैंने जॉर्ज पंचम के बेटे का विरोध नहीं किया। मतलब बात समझिए, मैंने आपका बेटा होने के कारण उसका विरोध नहीं किया, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण उसका विरोध किया था। खैर जो भी हो, इसके बाद में गांधी जी लौट करके दिसंबर में भारत आए। दिसंबर 1931 में कहां आए भारत में? बंबई में स्वागत करने के लिए एक तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सुभाष तैयार था। सुभाष ने कहा गांधी जी आजादी की तारीख ले आए क्या? गांधी ने कहा नहीं। तो क्या लाए हो? नहीं मैं कुछ भी नहीं लाया, खाली आता हूं, लेकिन इज्जत बचा के लाया हूं। सुभाष ने कहा गांधी जी मैं कह रहा था अब इस इज्जत को सर पे रख लो। अरे हमें स्वतंत्रता की जरूरत थी। तो यहाँ गांधी का कथन जो आता है कि मैं, सुभाष ने जब पूछा था गांधी ने उत्तर दिया था कि मैं खाली हाथ आया हूं। गांधी ने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं परंतु भारत का सम्मान बचा कर लाया हूं, मैंने सम्मान से समझौता नहीं होने दिया। लेकिन सुभाष ने कहा कि आजादी के बगैर कोई सम्मान होता ही नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत थी आजादी। और फिर यहाँ सुभाष ने सरेआम गांधी जी को नेतृत्व में असफल नेता सिद्ध कर दिया। गांधी जी को सुभाष ने असफल नेता सिद्ध कर दिया। कहा यहाँ पर पता था गांधी को सुभाष आलोचना करेगा, इसे तो साथ लेके गए थे। अब मैं फटाफट दिखा दूं उत्तर की। अरे कोई बोल नहीं रहा था, बड़े शांत सुन रहे थे। मैं सोच रहा था बच्चे बड़े सिंसियर हो गए हैं। अरे कुछ तो लिख दो।